भंवरलाल परमार, अरावली का बेटा, सातपुड़ा और विंध्याचल के बेटों बेटियों को जिनका मेरे साथ खून का रिश्ता है, ऐसे आदिवासी समाज के सभी भाई बहन बड़े बुजुर्ग बेटे बेटियों को जय जोहार करता हूँ। जोहार जिंदाबाद, जोहार जिंदाबाद, सेवा जोहार, सेवा जोहार, जय मिल प्रदेश, जय मिल प्रदेश, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। दोस्तों, आज हम लोग हमारे महामानव मेरी शब्दावली में कहें तो हमारे पुरखे ही हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं। जो हमारा पुरखा नहीं है वो हमारा देव नहीं है, हमारा भगवान नहीं है। ऐसे भगवान, ऐसे हमारे देव टंट्या भील जिसके हम वंशज हैं, उनका आज शहादत दिवस है। इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। ऐसे ही हमारे महापुरुष, हमारे भगवान बिरसा मुंडा और खाजा नाइक, भीमा नाइक को हम लोग याद करते हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए, उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम अपनी बात आज समाज के बीच में आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को दूसरे सभी साथियों को सुनिएगा। मेरा अनुरोध है कि जहां पर भी जहां आदिवासियों के कार्यक्रम होते हैं, आदिवासियों का मनोविज्ञान, उनका सोच एक जैसा होता है। वो साइड में जब तक खड़े नहीं होते उनको मजा नहीं आता। 21वीं सदी है, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों एक बार बैठ जाइए। बगैर बैठे में बात करने वाला नहीं और इतना आसानी से आपको छोड़ने वाला भी नहीं। थोड़ा बैठ जाइए मेरे भाइयों। भैया थोड़ा साइड में। भाइयों, आज देश में हम लोग देखते हैं असहमति की आवाज कोई सुनने के लिए तैयार है क्या? मैं जो सब आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, असहमति की आवाज कोई सुनने के लिए तैयार है क्या? नहीं है। लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है? असहमति की आवाज को भी सुना जाए। क्या हमारे देश में वर्तमान में जो हुक्मरान हैं, हमारे देश में जो भी राजनीतिक संगठन के लोग हैं, हमारे देश में जो भी राजनीतिक संगठन के लोग हैं, क्या असहमति की आवाज सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। क्या सच बोलने के लिए तैयार है? नहीं। सच बोलने के लिए भी तैयार नहीं। सच सुनने के लिए तैयार है क्या? नहीं है। नहीं सुनने के लिए तैयार। अब आपसे मेरा एक सवाल है। भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हम देखें, लोकतंत्र की बुनियाद कौन सा समाज है? लोकतंत्र की बुनियाद कौन सा समाज है? आदिवासी। संविधान सभा में भी जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि तुम आदिवासियों को लोकतंत्र क्या सिखाओगे? हजारों साल से ये डेमोक्रेटिक समाज है। 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसके अंदर जो भील आदिवासियों के ऊपर आया, उसके अंदर भी लिखा हुआ है आपका एबोरिजिनल पीपल। क्या देश के हुक्मरान लोग, क्या देश के नॉन ट्राइबल लोग हैं, क्या हमको एबोरिजिनल मानते हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आदिवासी लोग, भील लोग एबोरिजिनल है, वो लोग नहीं मानते।
इंडिजिनस पीपल वो लोग नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने आगे लिखा है इंडिजिनस और शेड्यूल्ड ट्राइब, और ब्रैकेट में लिखा है आदिवासी। यह सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट आप 19 पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, उसके अंदर लिखा है शेड्यूल्ड ट्राइब के ब्रैकेट में आदिवासी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप 19वां बिल। उससे आगे एबोरिजिनल इंडिजिनस पीपल लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं मानती। जब सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते तो हमारी आवाज सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। ये बात हमको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। लोकतंत्र की बुनियाद आदिवासी समाज, इसके बावजूद भी लोकतंत्र में आदिवासियों की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरी बात, संस्कृति की बुनियाद कौन है? आदिवासी। आदिवासी संस्कृति की बुनियाद। पिछले दिनों दिल्ली से मीडिया के लोग आए और हमारे सामने कुछ बातें पूछने के लिए आए थे, तो उन्होंने हमारे को एक सवाल किया कि आदिवासी समाज दूसरे समाजों से कैसे अलग है। तो मैंने बताया ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही पढ़ लो 5 जनवरी 2011। सही है। आपको पता नहीं है क्या? नहीं, वो तो पता है, तो इसमें लिखा हुआ है, मैं क्या बताऊंगा? नहीं, फिर भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो मैंने इनको बताया कि हमारा समाज है, उसके जीवन मूल्य, महिला के साथ हमारा समाज कैसे व्यवहार करता है, एक। दूसरा, हर एक इंसान के साथ समानता का व्यवहार करता है। हर एक इंसान, इसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोग आ गए, पूरी दुनिया के, उनके साथ समानता का व्यवहार करता है। क्या उसको सीखने की, समझने की किसी ने कोशिश किया? नहीं किया। हमारा समाज हर जीव के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जीवन शैली को अपनाता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हर एक जीव के साथ। हम तो सांप को भी नहीं मारते। हमारे घर के अंदर सांप घुस जाता है तो हम दीपक जलाते हैं, सांप अपने आप चला जाता है। बारिश के दिनों में हमारे घर में मच्छर भी होते हैं, मच्छरों को भी हम नहीं मारते, नीम का धुआं कर देते हैं, मच्छर अपने आप निकल जाता है। बारिश के दिनों में देखा होगा आपने, इतने छोटे छोटे जीवन के बड़े पैमाने पर आते हैं, उनका दुर्गंध निकलता है। बोल रहे हैं कि मेरे को सुनना है। आपके इधर क्या बोलते हैं वो आपको आइडिया होगा। हमारे कवले बोलते हैं, वो आते हैं तो उसके लिए भी हमारे लोग दीपक करते हैं, दीपक करने से वो अपने आप लौट जाते हैं। कीड़े मकोड़े हमारे घर में ज्यादा निकलते हैं तो आटा डाल देते हैं, आटा डालने से वो जीव हैं वो अपने आप वापस अपने बिलों की ओर, एनविल यानी उनके आवास की ओर चले जाते हैं। सभी जीवों के कल्याण आधारित जीवन शैली, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, इस धरती पर जितने जीव हैं उनके सर्वोच्च कल्याण के लिए, स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, उनका स्वतंत्र जीवन शैली जीने के लिए कोई समाज, यदि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है। इतना जीवन मूल्यों से भरा समाज है। ऐसे समाज को भी आप सुनना नहीं चाहते, उसके बारे में सच्चाई जानना नहीं चाहते, सच्चाई बोलना नहीं चाहते। और मैं क्या बोलूं? फिर मैंने उनसे सवाल किया जो अभी आपको किया, संस्कृति की बुनियाद कौन है? आदिवासी। तो वो बोले कौन सी संस्कृति? मैंने कहा जो आपको बोलना है बोलो। वो तो सनातन संस्कृति की। तो मैंने जस्ट सवाल किया सनातन का मतलब क्या होता है? ये सवाल आपको भी करना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
सनातन का मतलब है सिविलाइजेशन। तो मैंने सवाल किया, सिविलाइजेशन से पहले इंसान था कि नहीं था? आपसे सवाल था इंसान? सिविलाइजेशन से पहले समाज था, इंसान था। तो क्या सिविलाइजेशन अपने आप आ गई कि कोई लेके आया? कोई लेके आया। तो सिविलाइजेशन आई तो हमारे पूर्वजों ने उसका डेवलपमेंट किया, क्रमशः स्टेप बाय स्टेप उसका डेवलपमेंट हुआ। तो सनातन संस्कृति का वाहक कौन है? आदिवासी। उसके मुंह से भी आदिवासी से निकल गया। अब सवाल पैदा होता है वापस कि संस्कृति की बुनियाद कौन है? आदिवासी। फिर मैंने बताया कि आप लोग दिवाली मनाते हो और हमारे दिवाली मनाते हो, उसमें अंतर है। कैसे? मैंने बताया हमारे पूर्वज लोग हैं, ये जितने भी फेस्टिवल मनाते हैं वो सारे फेस्टिवल फसली उत्सव है। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने कृषि का विकास किया, खेती बाड़ी कैसे की जाए उसका खोज किया, उसका अनुसंधान किया। तो सबसे पहली उपज आई, सबसे पहले आदिवासियों ने जो सबसे पहली खेती बाड़ी करने के बाद जो सबसे पहली उपज आई, उस उपज के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया उसको हम तो दिवाली मानते हैं। आज भी हम लोग अनाज की पूजा करते हैं, अनाज के साथ ही हमारे पूजा विधान है। अगरबत्ती का हमारे समाज में कोई जीवन मूल्य में कोई सोच नहीं है। अनाज से पूजा करते हैं, पूरे देश में आदिवासियों को देख सकते हो। इसके बाद उसके पास कोई सवाल नहीं रहा। फिर मैंने कहा क्या देश के अंदर आदिवासियों के साथ न्याय होता है? तो वो बताया कि अब ये मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि न्याय भी नहीं होगा, हक अधिकार भी छीने जाएंगे और आपको बोलने भी नहीं दिया जाएगा। ये चल रहा है देश में। आपकी जमीन भी छीनेंगे, आपका पानी भी छीनेंगे, आपका आवास भी उखाड़ेंगे और आपको बोलने भी नहीं देंगे। ये चल रहा है इस देश में। ये तो हो गई परिस्थिति। अब मेरा आपसे गंभीर सवाल है कि देश में ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके हम सफल हो सकते हैं? देश में ऐसा कौन सा मार्ग है? भाइयों थोड़ा बैठने का प्रयास करें। मेरा मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तो बहुत यार हम लाइन ऊपर है नहीं राजनीति के नफरे सड़ी जाए। ये बात केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश के आदिवासियों के लिए बात कह रहा हूँ। इसको गंभीरता से समझें। हम लोग सफल कैसे होंगे? क्या राजनीति के मार्ग से सफल हो सकते हैं? मेरे भाइयों बताइए, राजनीति के मार्ग से सफल हो सकते हैं? धर्म के मार्ग से सफल हो सकते हैं? नहीं। संगठन के मार्ग से सफल हो सकते हैं? संगठन की परिभाषा भी समझनी होगी। आज हम संगठन कैसे बनाते हैं? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ये तरीका। क्या इस तरीके से पूरे देश का इंटेलेक्चुअल पर्सन इकट्ठा हो सकता है? नहीं हो सकता। समझिए सिस्टम को। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, इस सिस्टम से पूरे देश का आदिवासी समाज का इंटेलेक्चुअल इकट्ठा हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। ये टेक्निकल बात समझनी होगी। तो ऐसा कौन सा फार्मूला अपना जाए, ऐसा कौन सा तरीका अपना जाए कि हम लोग सफल हो सकते हैं? अब दूसरा सवाल, इसके जवाब आप जानते हैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दूसरा सवाल, क्या पूरे आदिवासी समाज को इकट्ठा किया जा सकता है?
कैसे? आप मेरे सवाल को समझ रहे हैं? क्या पूरे आदिवासी समाज को 100% समाज को इकट्ठा किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा नहीं किया जा सकता। कैसे? जो लोग पॉलिटिकल में जाएंगे आदिवासी हो करके, उनके पीछे भी तो कुछ लोग जाएंगे ना। सही है दादा, जाएंगे, जाएंगे। जो लोग धर्म के नाम से आदिवासी लोग इधर उधर जाएंगे, उनके पीछे भी तो जाएंगे ना। जाएंगे। जो लोग संगठन बना करके जाएंगे, उनके पीछे भी तो लोग जाएंगे ना। तो हमारे खेत के अंदर जो उपज पैदा हुआ है, नई पीढ़ी, वो भी तो बढ़ती रहेगी। और नहीं बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। तो फिर आदिवासी एकता कैसे प्रस्थापित होगी? जब आदिवासी एकता प्रस्थापित नहीं हो सकती, हमारे सफल होने का चांस धूमिल है, कम है। ये बात टेक्निकल बात समझनी होगी, इतिहास के आधार पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब देश के अंदर देखते हैं, आज किसान आंदोलन कर रहा है। साउथ इंडिया के किसानों ने आंदोलन किया, नॉर्थ इंडिया वाले चुप थे। बराबर है? नॉर्थ इंडिया वाले अब कर रहे हैं, दूसरे चुप हैं। ये आंदोलन का, ये लड़ाई लड़ने का कलेक्टिव कैरेक्टर हम में नहीं है। कलेक्टिव कैरेक्टर, एक मुद्दे को लेकर के, एक विचार को लेकर के, एक लक्ष्य को लेकर के कलेक्टिव कैरेक्टर निर्माण करना होगा। एक जैसी सोच, और इसके लिए हमें अपने आप को पुनः जांच करना होगा कि मेरे अंदर कौन सी कमी खामी है। पुनः जांच करने की जरूरत है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। एक आदमी की एक उम्र होती है, उस उम्र में वो काम करता है, और उस उम्र के बाद में समान व्यक्ति पैदा नहीं होता है, तो वो संगठन कमजोर हो जाता है। और कोई भी बड़ा संगठन करता, अपने जैसा कार्यकर्ता निर्माण नहीं करना चाहता। ये बीमारी है कि नहीं है? दादा, है कि नहीं है? कोई बड़ा संगठन करता, अपने जैसा दूसरा संगठन करता पैदा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? मेरा स्थान छीन जाएगा। ये राजनीति वाले भी करते हैं। सही है क्या दादा। करते राजनीति वाले? मेरा पद छीन नहीं जाए, इसलिए वो अपने जैसा नेता बनने ही नहीं देना चाहता। और नेता बने तो भी मेरे ही घर में पैदा हो, दूसरे घर में पैदा ही नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में भी राजनीतिक परिवार हो गए हैं। राजनीतिक परिवार तो हो गए, सामाजिक परिवार कब बनेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो जैसे मान लेते मैं 45 ईयर का हूं, 45 साल का, तो मेरा दायित्व होना चाहिए मेरे से 10 साल पीछे वाले लोग मेरे से आगे जाना चाहिए, मेरे से पीछे हर कुछ नहीं होना चाहिए। सही है। यह सोच होना चाहिए। क्या देश के अंदर, आदिवासियों के अंदर कौन सा ऐसा लीडर है जो अपने पीछे 10 साल के लोगों को मेरे से आगे जाए, इस तरीके की सोच रखता हो? कोई है क्या? हम लोग पिछले 20-25 साल से आदिवासी एकता परिषद में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वही पुरानी बात है, 10 साल 15 साल वाली, लगातार दोहरान हो रहा, लगातार दोहरान हो रहा, नई पीढ़ी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सही बात है, बिल्कुल गलत तो नहीं कह दिया? सही है दादा, सही है। गलत तो नहीं कह दिया ना? यही परवरलाल परमार की खासियत है। वो लोहा पहले गर्म करता, फिर हथौड़ा ठोकता ही। हमारी कमजोरियों का आकलन करना होगा। लड़ाई लड़ने के लिए समान लक्ष्य वाले लोग, समान पीड़ा वाले लोग, उन लोगों को एकत्र करना होगा। और आज देश के अंदर आपने देखा होगा SC/ST एक्ट के विरोध में सुप्रीम
कोर्ट ने जजमेंट दिया 2018 में। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही के गलत? सही। इसके बाद में देखा होगा 16-17 राज्य के आदिवासियों को जंगल से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं बोला? आरक्षण पर भी बोल रहे हैं। अभी तुम्हारी सरकार ने 40% जंगल बेचने का, किसको बेचने का? कंपनियों को बेचने का फैसला लिया। सही है गलत है? आदिवासियों को जंगल से बाहर करो और फिर जंगल के अंदर जानवर हैं उनको भी उनकी स्वतंत्र जीवन शैली से बेदखल करो और इसके बाद कंपनी को बेच दो। ऐसे अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, ये आपके सामने सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश में शासक वर्ग जो है, उस शासक वर्ग से पीड़ित जितने भी लोग हैं, उन लोगों का एक कलेक्टिव यूनिटी होनी चाहिए। चाहे वो एससी समाज के लोग हो, चाहे आदिवासी समाज के लोग हो, एक लक्ष्य वाले लोगों का कलेक्टिव यूनिटी होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? सही है। अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते ना? सही है। ये होना चाहिए। फिर आप सवाल करोगे कि एससी समाज के लोग हैं, उनका हमारे साथ खून का रिश्ता नहीं है। आप सवाल करोगे अब खून का रिश्ता है या नहीं है, ये मेरा विषय नहीं। समस्या का रिश्ता तो है ना, सही है। शोषण का रिश्ता तो है ना, अन्याय का रिश्ता तो है ना। जब हमारे समाज में खून के रिश्ते वाले लोग भी संगठन के नाम पर, आपका धर्म के नाम पर, आपका राजनीति के नाम पर एक आपका बिखराव पैदा कर रहे हैं, तो हम समस्या के नाम पर, समस्या के रिश्ते के नाम पर, शोषण के रिश्ते के नाम पर, नाइंसाफी के रिश्ते के नाम पर, गैर बराबरी के रिश्ते के नाम पर हम लोगों को एक नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए। ये बात समझना जरूरी है। आज देश के अंदर राष्ट्रवाद की एक परिभाषा है। अब राष्ट्रवाद के चक्कर में कई आदिवासी लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव राष्ट्रवाद है क्या? आज तक किसी ने परिभाषित नहीं किया। नक्सलवाद क्या है? कोई परिभाषा नहीं। आतंकवाद क्या है? कोई परिभाषा नहीं। पहले हमको क्या लगता था, जो जंगल में लोग रहते हैं, हथियारबंद आंदोलन लड़ते हैं, उनको नक्सलवादी कहते हैं, ऐसा हम लोगों को लगता था। अब तो वो तो जहाँ जंगल ही नहीं है, जो बेचारे लठ भी साथ में नहीं रखते हैं, उनको भी नक्सलवादी कह रहे हैं। अभी कल परसों किसानों को भी आतंकवादी बोल दिया। बोला नहीं बोला? दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर पर आतंकवादी बोल दिया, खालिस्तानी बोल दिया। तो मैं बहुत बड़ा विषय खड़ा कर रहा हूं, उस पर मंथन करना चाहिए पूरे देश के आदिवासियों को, कि जिनके साथ नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है, शोषण होता है, दमन होता है, उन सभी लोगों को एक जगह अपनी ताकत का कलेक्शन करना चाहिए और कलेक्शन करने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को, वो जो शासक जातियां हैं, उन शासक जातियों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। अब सवाल है, वो आपके वोट से सत्ता में जा रहे हैं कि ईवीएम से? ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है, समझ रहे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये बात पहली बार आदिवासी परिवार के बैनर तले कभी भी मैंने हमारे मध्य प्रदेश के 3 जिले वो और गुजरात के 3 जिले और हमारे 5 जिलों के अंदर आज तक नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। माइंड सेट होने के बाद बोलना जरूरी होता है। अब हमारे समाज के सभी समाजों के लोगों में और आदिवासी लोगों में भी आपका ईवीएम के प्रति जागृति बढ़ रही है।
तो हम लोगों को ऐसे मुद्दे डेवलपमेंट करने होंगे, उन मुद्दों के आधार पर पूरे देश में आदिवासी एकता के मिशन और जो लोग पीड़ित समुदाय हैं, जो लोग इंसाफ कायम करना चाहते हैं, इस देश में बराबरी कायम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को ईवीएम ही नहीं, सभी प्रकार के संवैधानिक राइट्स के लिए, जल जंगल जमीन के लिए कलेक्टिव यूनिटी बनाना होगा। ये बात यदि हम लोग करते हैं तो हम लोग इस देश में विजयी हो सकते हैं। अन्यथा हमारे महापुरुषों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ने के बाद भी हमारे महापुरुष सफल पूर्णता ना हो पाए, इस तरीके से हम लोग भी लड़ते लड़ते पूर्णतः सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रवाद से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स, जिसको मूल अधिकार कहते हैं। देश आजाद होने से पहले मूल अधिकार कौन से समाज में पहले से थे? मूल अधिकार का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से समाज में स्वतंत्रता का अधिकार था पहले? आदिवासी। समानता का अधिकार, कौन से समाज में समानता का अधिकार था? ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी हमारे समाज में मूल अधिकार था। अब राष्ट्रवाद की परिभाषा में मेरे तरीके से देना चाहता हूं। वो लोगों की परिभाषा क्या है वो समझते नहीं। मेरे तरीके में राष्ट्रवाद की परिभाषा, सच्चा राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है कि सभी जीवों के कल्याण पर आधारित स्वतंत्र जीवन शैली जीने को जो मानव समुदाय, जो जीवन मूल्य स्वतंत्र अस्तित्व के लिए एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जीवन शैली जीने को प्रेरित करता है, उसे किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करता है, उसको मैं राष्ट्रवाद मानता हूं। इससे बड़ा राष्ट्रवाद की परिभाषा कोई है तो बता सकते हैं। अपने साथ, मेरे साथ जी रहे, अपने साथ जी रहे सभी जीवों का सर्वोच्च कल्याण ही राष्ट्रवाद है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भीम प्रदेश, जय भारत, जय बिरसा मुंडा, जय टंटे मामा, जय खाजाना।